सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। जो रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न चल रहा है साइंस को लेकर, उसे कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऑथेंटिक चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से दी जाती हैं और कम समय में, ताकि आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रिवीजन कर सके लास्ट टाइम में। आज की इस क्लास में हम सारे के सारे साइंस के उन सारे के सारे फैक्ट और उन सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो अभी रेलवे इस पैटर्न को दोहरा रहा है। जनवरी तक यही पैटर्न दोहरा जाएगा। रेलवे की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि जिस पैटर्न को पकड़ लेता है उसी पैटर्न को आगे खींचता हुआ जाता है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ता रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहता है, लेकिन बाद में लेवल जो है हल्का सा अप होता रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम टॉपिक से उतने ही रहते हैं। लेवल बढ़ेगा, टॉपिक वही रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन से, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। इसके अलावा यह प्रोकैरियोटिक सेल की तरह भी व्यवहार करती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो आंसर होगा हमारे पास अल्टमैन। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन से हैं? तो अमीबा हो, यूग्लिना हो और प्लाज्मोडियम हो, ये भी सभी के सभी हमारे पास किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जीव और जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो प्लांट सेल जो होते हैं उसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, आप याद रखेंगे, जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की, और ये होती है पादप कोशिकाओं में, ठीक है ना, प्लांट सेल में होती है। इसके अलावा मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। देखो, वैकेंसी बार बार नहीं आती और मौका बार बार नहीं मिलता, है ना। तो आपके लिए बेस्ट रिवीजन टाइम, जो मैंने जिस तरीके से लास्ट टाइम रिवीजन किया चीजों का, जिस तरीके से मैंने रेलवे में जॉब ली, लास्ट टाइम होता है किक देने का काम। और वो किक देने का काम जो है ना, बहुत फास्ट तरीके से होना चाहिए। जिन नोट्सों को बनाने में हमने महीने, 2 महीने, 2 साल लगा दी, उन्हें 10-15 मिनट में रिवाइज करना होता है। यही किक होती है लास्ट टाइम। और उस किक के लिए मैंने आपको एक कंप्लीट निचोड़ का मतलब, चाहे लूसेंट हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे आई दृष्टि हो, है ना, चाहे मार्केट की कोई भी एक सिंगल बुक हो, सभी के छोटे छोटे, बड़े बड़े, हार्ड, इजी सारे क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन बनाया। और ये कंपाइलेशन पीपीटी फॉर्मेट में, यानी फॉर्म से मतलब कुछ का प्रिंट निकाल सकते हो, सारे हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट निकाल सकते हो, और इसके अलावा एमसीक्यू में कुछ का प्रिंट निकाल सकते हो। बाकी सभी फोन से पीपीटी वाले नोट्स हैं, इतना मैं बता देता हूं, जो कि मैंने खुद से बोर्ड पर लिखकर पढ़ाए हैं, है ना। ऐसे नहीं डिजिटल बनाए, किसी से भी टाइप करा दिया, नहीं, खुद से बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया। तो ये टोटल 2000 एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू आंखों के सामने से निकालने हैं केवल आपको। 1000 जियो के क्वेश्चन है, 1000 करंट अफेयर, 1000 स्टैटिक जीके और 7000 पूरे कंप्लीट जीके जीएस। और इसमें 7000 में 6000 तो है कंप्लीट जीके जीएस के, और 1000 है जो एनालिसिस हुआ है ना अभी जीके जीएस के क्वेश्चन, उसके पैटर्न पर बना दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट के 1000 के करीब है ना। और कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, ये इस नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे और ये पेड होंगे, ठीक है। चलिएगा, बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा, मतलब टाइप कराने में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है इन्हें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है? तो प्रोटिस्टा जगत में शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका नहीं, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है, हिपोक्रेटस। संसार का सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? विषाणु, यानी वायरस सबसे सूक्ष्म जीव है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी हुई होती है। तो आंसर होगा ए और बी, दोनों की बनी हुई होती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो ये फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड। यूकैरियोटिक सेल होती है नई सेल, प्रोकैरियोटिक सेल होती है पुरानी सेल, है ना। नेक्स्ट, अगला होता है हमारे पास सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति, तो मैंने आपको बताया ना, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, किसकी? प्लांट की। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन केंद्र कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती है। और एटीपी को कहा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है।
नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क के द्वारा सबसे पहले जैव विकास को समझाया गया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। जीवधारियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है जीवधारियों का वर्गीकरण। फाइव क्लास क्लासिफिकेशन जो था, 5 किडनी क्लासिफिकेशन, ये हैकल के द्वारा दिया गया है ना, और 2 जो था वो लीनियस के द्वारा दिया गया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविनेरस के द्वारा किया गया सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। 5 जगत वर्गीकरण हैकल के द्वारा दिया गया, यहां पे याद रखेंगे हैकल। नेक्स्ट, क्लियर है? अगला, सॉरी, व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, व्हिटेकर के द्वारा, हैकल नहीं, व्हिटेकर थे, सॉरी, व्हिटेकर। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? स्लाइडन और श्वान के द्वारा दिया गया, स्लाइडन और श्वान के द्वारा दिया गया था कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है शुक्राणु की कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, और पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। क्लियर है? नेक्स्ट, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? वो है अंडाणु यानी ओवम की कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक की तरह काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक की तरह काम करती है, और इसका खुद का डीएनए होता है। एटीपी का निर्माण होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी। एटीपी किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दी गई थी। अगला, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर के द्वारा की गई थी एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? यह है लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, याद रखेंगे। यह थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन जरूरी है। आयोडीन की कमी से जो है हमें घेंगा रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो फूल जाती है, इसी को घेंगा रोग कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हमारी हड्डी में मौजूद धात्विक तत्व कौन सा? आप सभी को पता, हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, हड्डियां और हमारे दांत। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस के बजाय हीलियम गैस को क्यों भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस जो है ना वो ज्वलनशील है, अगर आप उसे गुब्बारों में भरोगे तो आग लग जाएगी, इसी वजह से, है ना। तो अधिक मात्रा नहीं, ये होती है हमारे पास गैर दहनशील, इसलिए भरी जाती है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इन्होंने काम, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक, और इन्होंने काम किया था कृषि में, लेकिन इन्हें नोबेल दिया गया शांति में, है ना, शांति में नोबेल दिया गया था, पीस में नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो आप सभी को पता है प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है हमारे पास दालें। अगला, किसी परमाणु की डैश मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी तत्व के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चलिएगा, तो बाहरी कोष में, है ना, बाह्यतम आवरण में, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रीजनिंग, सोनार। खाद्य ऊर्जा को किसमें नापा जाता है? कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को नापा जाता है। कहते हैं ना, आज हमने 2100 कैलोरी खर्च की, 2200 कैलोरी खर्च की, तो कैलोरी में नापा जाता है ऊर्जा को। नेक्स्ट, किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक बिजली शामिल होती है? तो जब बिजली चमकती है ना तो उसमें बिजली शामिल होती है ना। नेक्स्ट, यदि वस्तु को अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, याद रखना बस, है ना, छोटा बनेगा हमेशा अवतल लेंस से। नेक्स्ट, एक पूर्णिमासी से दूसरी पूर्णिमासी के बीच कितने समय का अंतर होता है? 29.5 दिन का। निम्न में से सबसे उच्च प्रतिरोध कौन सा? 100 ओम, 80 ओम या फिर 60 ओम? तो आप याद रखेंगे भाई, 100 ओम तो सर्वाधिक प्रतिरोध होगा ना। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित तथा द्रव्यमान m1 m2, मतलब m स्मॉलर कैपिटल M है, कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, देखो ये होता है F बराबर G m1 m अपॉन r1 या फिर r का स्क्वायर, है ना, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये लगने वाला फोर्स है ना, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके द्वारा ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो भैया इसे कहते हैं मीडियम, माध्यम, जहां से ध्वनि गुजरती है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। ध्वनि जो है वो वैक्यूम में गति नहीं कर सकती है। लाइट वैक्यूम में गति कर सकता है, ये भी फैक्ट है।
है ना। द्रव्यमान और वजन के बारे में क्या सही है? देखो, द्रव्यमान जो होता है ना एक अदिश राशि होती है, जबकि वजन जो होता है ना एक सदिश राशि होती है। वजन किसी तरफ लगेगा, वजन होता है m इंटू जी, और जी क्या है हमारे पास? जी है गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए सदिश राशि है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे द्रव्यमान सदिश नहीं, द्रव्यमान जो है अदिश है, जबकि वजन जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को किस में नापते हैं? भैया ध्वनि प्रदूषण को नापते हैं डेसिबल में। 80 डेसिबल से ऊंची ध्वनि जो होती है उसे ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाता है। एम्पियर में विद्युत धारा नापते हैं, ओम में रेजिस्टेंस नापते हैं, जूट नहीं जूल, जूल जो है वो कार्य की इकाई है। नेक्स्ट, पदार्थ के एक अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग द्रव्यमान संख्या या फिर आणविक द्रव्यमान, जो आप कहना चाहो, आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। निम्न में से कौन भवनों को नुकसान पहुंचाता है? तो हमारे पास जो पराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं ना, उनसे जो साउंड निकलता है, वाइब्रेशन निकलती है, वो हमारी दीवारों को खोखला करती है, तो याद रखेंगे ना। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता, 2 होता है ड्यूटेरियम का। नाम जैसे द बिग डीपर, द बिग बियर, सप्तऋषि भी है ना। तो किसके हैं ये? भाई ये सप्तऋषि तारामंडल के तारे हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे पराध्वनिक तरंग कहते हैं, सुपरसोनिक वेव कहते हैं, पराध्वनिक तरंगे कहते हैं। केल्विन पैमाने के तापमान को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखो, सेल्सियस बराबर होता है K-273। अब हमें कन्वर्ट करना है किसको? केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन पैमाने को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है, तो ये क्या करेंगे? केल्विन पैमाने को सेल्सियस पैमाने में बदलना है ना, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में बदलने के लिए K-273 किया जाता है, 273 है ना। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम C बराबर K-273 होता है, ये वाला फॉर्मूला। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है या फिर केल्विन दिया गया है और हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम K में से 273 घटाते हैं, सीधी सी बात है। तो 273 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को शुरू से अंत तक लगातार जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? भैया R बराबर कहना चाह रहा R1 प्लस R2 प्लस R3 लगातार जोड़ रहा है, तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम यानी श्रृंखला। सार्वभौमिक संकेतों में 4 से लेकर 5 पीएच मान क्या दर्शाता है? भैया 7 होता है न्यूट्रल और 7 से ज्यादा होता है बेसिक, और 4 से 5 जो है ये बेसिक के करीब है, तो ये होगा कम अम्लीय, है ना, कमजोर अम्ल होगा, कमजोर अम्ल। कमजोर अम्ल क्यों होगा? अगर 0 की तरफ होता तो ज्यादा अम्ल होता, अगर 7 और उससे 7 की तरफ जा रहा है तो मतलब कमजोर अम्ल होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस तत्व का ऑक्टेव का नियम प्रायोजक पाया जाता है? देखो, ऑक्टेव संख्या किसके द्वारा दी गई थी, आप मुझे बताएंगे। ऑप्टेक नियम जो है ये केवल कैल्शियम तक लागू होता है, केवल हल्के तत्वों तक लागू होता है। ठीक है, तो आप याद रखें केवल ये कैल्शियम तक लागू होता है ऑक्टेव नियम। निम्न में से किस तत्व को एका बोरोन भी कहा जाता है? स्कैंडियम को कहा जाता है। चांदी की वस्तुएं कुछ समय के बाद खुले में छोड़ने पर काले रंग की पड़ जाती हैं क्योंकि उन पर Ag2S की परत जम जाती है। एक यौगिक का आणविक सूत्र C2H6O है, इसका नाम क्या होगा? भाई इसे C2H6O को C2H5OH लिख दो। और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास है एथेनॉल। यही कहीं पर है एथेनॉल, एक तो ये रहा एथेनॉल, और इसी का दूसरा नाम होता है डाई मिथाइल ईथर, इसी को कहा जाता है। तो इसी के नाम होंगे डाई मिथाइल ईथर और एथेनॉल। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली पदार्थ है? तो ये हमारे पास है ग्रेफीन। ग्रेफीन सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। नेक्स्ट, पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर भार कहा जाता है। कार्यात्मक समूह CHO किसको दर्शाता है? होमवर्क का क्वेश्चन है। CHO को जो समूह है वो किसको दर्शाता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो सजातीय मिश्रण कहलाता है सेम वाला विलयन। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये ऑक्सीकारक होता है। कैसा होता है? ऑक्सीकारक होता है विरंजक चूर्ण। किसने खोज की थी कि मच्छर मलेरिया से फैलता है? मच्छर मलेरिया से फैलता है, तो ये रोनाल्ड रोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, रक्त धमनियों से सिराओं के अति सूक्ष्म वाहिकाएं। देखो, धमनी और सिरा के बीच में बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं हम केशिकाएं।
क्या कहते हैं, इन्हें केशिकाओं के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने खुद के घोंसले में अंडे नहीं देता है? कोयल अपने खुद के घोंसले में अंडे नहीं देती है। इनमें से कौन एक जोड़ नहीं है? तो गर्दन एक जोड़ नहीं है हमारे पास। निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है निर्जलीकरण के दौरान। रक्त के निम्न में से किस घटक के ऑक्सीजन होता है? तो हमारे पास आरबीसी में ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से भी जानते हैं? जो हमारे श्वसन में दुर्गंध आती है सांस लेने में, उसे कहा जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? क्वासियोरकर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पादप समुदाय में शामिल नहीं है? तो आप याद रखें, कवक पादप समुदाय में नहीं आता है। एक जैसे जीवों के उस समूह को क्या कहा जाता है जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट होते हैं तथा प्रजनन की दृष्टि से पृथक होते हैं? तो इन्हें कहा जाता है स्पीसीज। क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। ओपिए मोलास्टिजिस वह होता है जो उपचार करता है किसका? उपचार करता है नेत्रों का, उसे कहते हैं। निम्न में से कौन मानव शरीर की एक हड्डी नहीं है? तो आप याद रखेंगे, एक्स जो है मानव शरीर की कोई भी हड्डी नहीं है, एक्स तो गर्लफ्रेंड होती है। निम्न में से किस प्राणी में दांत नहीं होते हैं? तो आप याद रखेंगे, कछुए में एक भी दांत नहीं होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, तो ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। मुझे उम्मीद है कम समय में मैं आपको ज्यादा कंटेंट दे पाया हूंगा और यही पैटर्न हमारा एग्जाम में रहा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे, प्यारी सी कमेंट करके जाएंगे कमेंट बॉक्स में। और जो मैंने नोट्स वाला पार्ट बताया उसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि बार बार मौका जिंदगी नहीं देती है और बार बार ऐसी वैकेंसी नहीं आती है। और एक बार लग गए ना रेलवे में, तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब एक दिन की सैलरी का 1/10वां भाग, एक दिन की सैलरी का, और लग गए इज्जत अलग सब कुछ अलग। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।